अच्छा, एक बात सोचिए, हमारे चारों ओर जो दुनिया है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, क्या ये सब हमेशा ऐसे ही रहने वाला है? आज हम इसी बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि हमारे प्लैनेट के रिसोर्सेज का भविष्य क्या है, इनके सही इस्तेमाल की प्लानिंग क्यों इतनी ज़रूरी है और इन्हें बचाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्यों बन गया है। तो आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे? चलिए, इसका एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस चुनौती से जो आज हमारे सामने खड़ी है, फिर समझेंगे कि ये संसाधन या रिसोर्सेज आखिर होते क्या हैं। इसके बाद हम प्लानिंग के इम्पोर्टेंस को जानेंगे, गांधी जी के दर्शन पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारा साझा भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल से। ये सवाल हम सबसे जुड़ा है कि ये जो कुदरत की दौलत है जिस पर हम सब डिपेंड करते हैं, क्या ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहेगी? और ये कोई बस हवा में पूछा गया सवाल नहीं है। सच तो ये है कि जिस तरह से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसने दुनिया भर में पहले ही बहुत बड़े संकट खड़े कर दिए हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज नहीं करते तो होता क्या है? बात सिर्फ रिसोर्सेज के खत्म होने की नहीं है, बात है ग्लोबल वार्मिंग की, ओजोन लेयर में छेद होने की और हर तरफ फैले पोल्यूशन की। और देखिए, ये सारी समस्याएं ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन सबकी जड़ में है रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल, जिसने हमारे समाज को भी अमीर और गरीब में बांट दिया है। तो ये साफ है कि ये अलग अलग प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ही बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं, हमारे रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट। तो सवाल उठता है कि इस मुश्किल हालात को सुलझाना शुरू कहाँ से करें? देखिए, इसके लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम संसाधन या रिसोर्स कहते हैं तो उसका असल में मतलब क्या है। देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है समझने वाली। रिसोर्स का मतलब सिर्फ कोई चीज़ नहीं है। मान लीजिए चट्टान में लोहा दबा है, वो तब तक रिसोर्स नहीं है जब तक हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी ना हो, वो इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद ना हो और हमारा समाज उसे इस्तेमाल करना स्वीकार ना करे। ये पूरी प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। कुदरत हमें कच्चा माल देती है, इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस कुदरती चीज के साथ इंटरैक्ट करता है और फिर इंस्टीट्यूशंस बनाता है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से हो सके। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें कुदरत और इंसान दोनों का बराबर का रोल है। अच्छा, अब संसाधन तो कई तरह के होते हैं ना, तो उन्हें समझने के लिए ना कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन बहुत सीधा है। या तो संसाधन जीवित होते हैं, जैसे जंगल, इंसान, जानवर, जिन्हें हम बायोटिक कहते हैं, या फिर वो निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं, जिन्हें एबायोटिक कहा जाता है। और फिर आता है एक और शायद सबसे जरूरी क्लासिफिकेशन कि क्या कोई रिसोर्स दोबारा बन सकता है या नहीं। कुछ रिसोर्सेज जैसे सूरज की रोशनी या हवा, ये कभी खत्म नहीं होते, ये रीन्यूएबल हैं। जबकि दूसरे जैसे कोयला या पेट्रोल एक बार इस्तेमाल हो गए तो उन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो ये बात साफ है, संसाधन सिर्फ कुदरत की देन नहीं बल्कि इंसानी समझ और तकनीक का नतीजा भी हैं, और इनकी सीमाएं ही हमें प्लानिंग करने पर मजबूर करती हैं। तो बात साफ है, जब संसाधन इतने कॉम्प्लेक्स हैं और लिमिटेड हैं तो आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, और वो है एक सॉलिड प्लानिंग। भारत जैसे डाइवर्स देश में रिसोर्स प्लानिंग सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि हमारे सर्वाइवल और बराबरी के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। जरा सोचिए, एक राज्य है जहां पानी तो बहुत है लेकिन लोगों तक उसे पहुंचाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी तरफ एक राज्य में सोलर और विंड एनर्जी का पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन पानी की भारी कमी है। बस यहीं पर एक अच्छी प्लानिंग इन कमियों को दूर कर सकती है। तो ये जो पूरी प्लानिंग की प्रोसेस है ना, इसे एक रेसिपी की तरह समझे। सबसे पहले सामग्री यानी रिसोर्सेज की पहचान करके उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। फिर उसे इस्तेमाल करने का तरीका, मतलब सही टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का एक ढांचा तैयार किया जाता है। और आखिर में ये पक्का किया जाता है कि ये योजना देश के डेवलपमेंट के बड़े लक्ष्यों के साथ मेल खाती है या नहीं। अब इस प्लानिंग को और बेहतर ढंग से समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये भारत की जमीन का बंटवारा दिखाते हैं। 43% मैदान है जो हमारी फूड सिक्योरिटी की नींव हैं, 30% पहाड़ हैं जो हमारी नदियों और बायोडाइवर्सिटी के सोर्स हैं, और 27% पठार हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी खनिजों से भरे हुए हैं।
एक इफेक्टिव प्लान ही इन सभी क्षेत्रों का बैलेंस्ड विकास पक्का कर सकती है। लेकिन बात सिर्फ टेक्निकल प्लानिंग पर खत्म नहीं होती। अब हमें एक कदम और आगे जाना होगा और कंजम्पशन को लेकर अपने नजरिए में एक गहरा फिलोसॉफिकल बदलाव लाना होगा। महात्मा गांधी का ये जो विचार है वो सीधा इस समस्या की जड़ पर चोट करता है। उन्होंने साफ कहा था कि रिसोर्सेज की कमी की असली वजह स्कैसिटी नहीं, बल्कि इंसान का लालच और शोषण करने वाली टेक्नोलॉजी है। जरा सोचिए, आज के मास प्रोडक्शन और अनलिमिटेड कंजम्पशन के ज़माने में ये बात कितनी सटीक बैठती है। और गांधी जी की यही सोच हमें हमारे अल्टीमेट गोल तक ले जाती है, और वो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब सीधा सीधा कहें तो डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल जो हमारी आज की ज़रूरतें तो पूरी करे, लेकिन फ्यूचर जेनरेशन्स के हक से कोई समझौता ना करे। ये एक तरह से संतुलन बनाने की कला है, आज की तरक्की और कल की सुरक्षा के बीच। और ये सिर्फ एक अच्छा सा आइडिया नहीं है। 1992 में ऐतिहासिक रियो अर्थ समिट में पूरी दुनिया ने मिलकर इसे अपनाया था। ये इस लक्ष्य के प्रति एक ग्लोबल कमिटमेंट थी। और यहीं पे ये ग्लोबल कमिटमेंट हम सब के लिए एक पर्सनल सवाल बन जाती है। देखिए, सस्टेनेबिलिटी सिर्फ सरकार की पॉलिसी नहीं हो सकती, ये हम सब की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस साझा भविष्य को बनाने में हम सब अपनी क्या भूमिका निभाएंगे।